अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्वस्कर है। मैंने फ़ेब में इकनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट की थी लेना, और जुलाई में मैंने अटैम्प्ट दी थी इकनॉमिक्स की, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा इकनॉमिक्स का पेपर क्लियर हो गया था। इकनॉमिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कॉन्सेप्ट्स। आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी बुक के क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक की डिटो कॉपी, बुक की लाइंस नहीं आती है पेपर्स में। कुछ पेपर एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हैं, उनके पेपर में बुक की लाइंस आ रही होती हैं, काफ़ी सारी आ रही हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ज़रूर होने चाहिए। इकनॉमिक्स की पूरी बुक के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, हर चीज़ के डिमांड सप्लाई, और आगे मैक्रो इकनॉमिक्स में भी। एक तो ये कि और एक और बात कि मैक्रो का पोर्शन ज़्यादा आता है एमसीक्यूज़ में, तो लास्ट जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर्स पे इतना फोकस नहीं कर रहे होते, स्टार्टिंग चैप्टर्स पे फोकस ज़्यादा करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मैक्रो का पोर्शन ज़्यादा आता है हमारे पेपर में, तो उसको ज़्यादा तवज्जो से देखना है। फर्स्ट जो है हमारे पास, जैसे चैप्टर 1 है, तो उसमें एक ये जो कैपिटलिज्म सोशलिज्म मिक्स्ड इकॉनमी, इसमें से 2 एमसीक्यूज़ मेरे पेपर में आए थे, तो इसमें से एक एमसीक्यू ज़रूर आते हैं। और जो ये जो प्रोबेबिलिटी की कर्व हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर में दी हुई है, उसमें से भी एमसीक्यू ज़रूर आता है, और इस्लामिक मॉड में से भी एमसीक्यूज़ आता है। तो ये आपने अच्छे से ये टॉपिक करनी है कि इनमें क्या है चीज़ इंपॉर्टेंट है, और इनके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जो चैप्टर 2 है डिमांड सप्लाई, इसमें हमारे पास इनके जो ग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ग्राफ ज़रूर आने चाहिए। मूवमेंट्स जो है, या शिफ्ट कब करता है, या मूवमेंट्स कब होती हैं डिमांड एंड सप्लाई की, ये भी आपको आना चाहिए। और कोवेब थ्योरम की डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस, ये भी आपके इसमें भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि ये कब इक्विलिब्रियम के करीब जाता है या कब दूर जाती हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और हमारे पास जो चैप्टर 3 है, उसमें हमारे पास इलास्टिक इनलास्टिक ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी का एमसीक्यूज आता होता है कैलकुलेशंस का, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट में जब स्मॉल चेंजेस हो तो तब हम करते हैं, और आर्क को यूज़ करते हैं जब हमारे पास लार्ज चेंजेस हो, तो इसके बारे में एक एमसीक्यूज आता है, तो आपको ये भी बहुत आना चाहिए। उसके बाद जो है मेरे पास नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है फर्म थ्योरी का। फर्म थ्योरी में एक तो मेरे पास स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ये मुझे आनी चाहिए, और परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, एलिगोपरी, ये जो टॉपिक्स हैं ना, इनके एक तो हमें चीज़ें सारी पॉइंट जो भी हमारे इन्होंने मेजर्स दी हुई हैं वो पता होनी चाहिए, और जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की जो इनके ग्राफ दिए हुए हैं चैप्टर में, ग्राफ हमें बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। पेपर में बहुत आ रहे हैं ग्राफ स्टूडेंट्स के पेपर में, तो ग्राफ हमें सारे क्लियर होने चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है। ये हमारे पास जो टॉपिक्स हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ग्राफ के हवाले से। चैप्टर 5 जो है हमारे पास नेशनल इनकम में, एक तो जो नेशनल फ्लो वाला टॉपिक है ना, उसका हमें ज़रूर पता होना कि लीकेजेस में कौन सी हम मेजर्स होती हैं, और हमारे पास जो है इंजेक्शंस में कौन सी मेजर्स होती हैं, तो इसमें से एक एमसीक्यू ज़रूर आता है, तो इस टॉपिक को भी बहुत करना है। ये मैं पेपर अपने पेपर के अकॉर्डिंग आपको फीडबैक दे रही हूँ, तो आपने बाकी चीज़ें भी तैयार करनी है कि आप फीडबैक काफ़ी सारी जगहों से लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उनके पेपर में जो चीज़ें हैं वो भी आपने लाजमी करनी है, सिर्फ यही नहीं करनी। वैसे आपको पूरी बुक आनी चाहिए, लेकिन इन टॉपिक्स पे फोकस जो है वो आपने ज़्यादा करना है। और जो चैप्टर 6 है, उसमें जो ये जो हमारे पास गैप्स दिए हुए हैं, पॉजिटिव गैप और नेगेटिव गैप, ये इन्फ्लेशनरी, डिफ्लेशनरी और एडी की जो शिफ्ट्स हैं ग्राफ के अंदर, तो ये जो वो डायरेक्ट हमारे पास ग्राफ बना के शिफ्ट नहीं दिखा रहे होते, वो हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में बता रहे होते हैं कि आप बताएं ये शिफ्ट कब करेगा, मैं क्या करूँ कि मतलब इसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम के करीब जा रहा है या दूर जा रहा है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी की टॉपिक्स जो हैं इनमें हमारे पास पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 है ना, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट सेविंग्स वाला, इसमें हमें इनके फार्मूले ज़रूर आने चाहिए कि ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट्स, और इनके फार्मूले हमें ज़रूर आने चाहिए। इसमें से एमसीक्यूज़ हमारे पास आ रहे होते हैं। और हमारे पास जो चैप्टर नंबर 8 है, ये कैलकुलेशन, इस चैप्टर में से कैलकुलेशन के एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं। मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछी हुई होती है, एमपीएस की वैल्यू पूछ लेते हैं वो, या एमपीसी की वैल्यू पूछ लेते हैं, या पूछ लेते हैं कि एमपीएस और एमपीसी का सम किसकी इक्वल होता है, तो इसमें कैलकुलेशन का एमसीक्यूज़ आ रहा होता है, तो वो आपको ज़रूर आना चाहिए। चैप्टर नंबर 9 जो है, उसमें इंपॉर्टेंट जो है ये लीगिंग, लैगिंग वाला और कॉन्सिडेंट के ये जो स्टेजेस है ना, ये आपको ज़रूर आनी चाहिए। इसमें से एमसीक्यू ज़रूर आते हैं। और हमारे पास एक जो चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें हमारे पास टैक्स की टाइप्स हुई हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। इसमें जो एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं ना हमारे पास सेल्स टैक्स की, या ये जो हमारे पास टैक्स निकालते हैं, इन्होंने एग्जांपल्स काफ़ी सारे उन्होंने प्रोवाइड की, इसमें से एमसीक्यू ज़रूर आते हैं हमारे पास। इसको हमने इनकी डेफिनेशंस भी आनी चाहिए हमें, और साथ जो इन्होंने मेजर्स बताए हुए हैं उसको भी अच्छी तरह से करना है, ताकि हमारे इसमें से जो भी एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं टाइप्स में से।
और नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है अगर इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट वाला, इसकी जो कैटेगरीज दी हुई हैं इन्होंने वो एक तो वो अच्छी तरह से करनी है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या कैटेगरीज, और या जो और फिलिक कर्व जो है इन्होंने दी हुई है जो हमारी बुक में उन्होंने बनाई हुई है लॉन्ग रन के लिए, तो वो इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि इसमें कौन सी मेजर्स उठाएंगे तो ये फिलिप कर्व में कैसी चेंजेस आती हैं। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़रूर करना है। उसके बाद हमारे पास जो है इसी तरह जैसे चैप्टर नंबर अब 12 है वो मॉनेटरी पॉलिसी का है। इसमें से क्रेडिट क्रिएशन का न्यूमेरिकल एमसीक्यूज एक ज़रूर आता है, वो उन्होंने हमें वैल्यूज़ बताई हुई होती हैं तो वो हमने कैलकुलेशन कर लिया तो वो आसानी से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आपको इसमें से क्रेडिट क्रिएशन और इसी चैप्टर के लास्ट जो जब ये चैप्टर ख़त्म होता है बिल्कुल लास्ट पेज पे हमारे पास रोल ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बताया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का टॉपिक दिया हुआ है एक लॉन्ग पे, वो एक पूरा पेज उन्होंने थ्योरी दी हुई है, उसमें से एक एमसीक्यू ज़रूर आता है। स्टूडेंट उसको इग्नोर कर देते हैं नॉर्मली कि इसमें से नहीं आएगा, ये तो डायरेक्ट थ्योरी पूरे पेज पर लिखी हुई है, लेकिन उसमें से एक एमसीक्यू ज़रूर आता है, वो भी उसको भी अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 13 है, उसमें जो बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये हमें पता होना चाहिए, टेंजिबल इंटेंजिबल, इसमें से एमसीक्यू ज़रूर आते हैं। और हमारे पास इसमें जो उन्होंने आगे लास्ट पे जो हमारे पास ये चैप्टर वैसे कंप्लीट ही इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे पास जे कर्व के टॉपिक में से भी एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं। मेरे पेपर में लास्ट 2-3 चैप्टर्स में से एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आए थे और वो बहुत ट्रिकी थे, तो आपको इन जो लास्ट चैप्टर्स हैं इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आपको बच्चे लास्ट चैप्टर्स पे तवज्जो नहीं दे रहे होते, हालांकि इस चैप्टर्स में से बहुत मुश्किल एमसीक्यूज़ बन रहे होते हैं। उन्होंने घुमाया हुआ था, मैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे या कम करेंगे, इम्पोर्ट्स को हम क्या एडजस्टमेंट करें इम्पोर्ट्स की, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डीवैल्यूएशन, ये चीज़ें जो हैं रीवैल्यूएशन, ये जो टर्म्स हैं ना ये हमें बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। मैंने असाइनमेंट नहीं की थी सर स्नैन की, इसलिए स्टूडेंट्स मैंने उनसे रिव्यू लिया था तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उसमें से 12 to 13 एमसीक्यूज़ उनके असाइनमेंट में से आए हैं, किसी को आए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आएँ। और कुछ बच्चों को बिल्कुल बुक की लाइन्स उठाई हुई होती हैं, लेकिन कुछ बच्चों के पास ऐसा पेपर नहीं आता। मेरे पास ऐसा पेपर नहीं आया था, मेरा पेपर इकोनॉमिक्स को थोड़ा ट्रिकी था, मुश्किल कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया हुआ था और मैक्रो के लास्ट पोर्शंस में से बहुत टेस्ट किया होता, तो आपको ये लास्ट चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सेकंड लास्ट चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी वाला, ये अच्छे से करने हैं लास्ट चैप्टर्स भी। और स्टार्टिंग वालों के तो हमें आ रहे होते हैं डिमांड एंड सप्लाई वाले, तो वैसे तो इकोनॉमिक्स पूरा आपको बुक आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए पूरी बुक के कि इसमें से ये चीज़ें आनी हैं। और ग्राफ एक भी हमारे पता होने चाहिए कि ग्राफ में एक तो उन्होंने ये चीज़ें भी पूछी हुई होती हैं, टेस्ट किया होता है कि एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, डिमांड लिखेंगे या प्राइस लिखेंगे, और वाई एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, तो इस चीज़ को भी टेस्ट किया हुआ था। और शिफ्ट्स तो उन्होंने बनाई हुई होती है तो वो हम फिर भी उसमें से कर लेते हैं। कैलकुलेशंस के एमसीक्यूज़ इकोनॉमिक्स के पेपर में वैसे कम आते हैं, 2 से 3 आई थिंक आते हैं एमसीक्यूज़, मेरे पेपर में तो इतने ही थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। और ग्राफ मेरे पेपर में ग्राफ के एमसीक्यूज़ एक ही आया हुआ था, लेकिन कुछ बच्चों को ग्राफ बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं तो आप ग्राफ बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। और मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर में से एमसीक्यूज़ आ रहा होता है, वो के की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो वो भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और इकोनॉमिक्स में यही कि आपकी और बुक रीडिंग आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए बुक। और असाइनमेंट का एक और बात मैं बता दूं कि जो असाइनमेंट है वो मैंने लास्ट डे ही असाइनमेंट की है, इकोनॉमिक्स की मैंने नहीं की, बाकी सब्जेक्ट्स की मैंने असाइनमेंट की थी। तो मैं असाइनमेंट सिर्फ लास्ट डे ही करती हूँ, मतलब पूरी बुक तैयार करके जिस दिन आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है उससे पिछले दिन आप असाइनमेंट को पे तवज्जो दिया कर, उससे पहले असाइनमेंट नहीं किया करें। बच्चे 3-4 दफ़ा असाइनमेंट कर लेते हैं और बुक की थ्योरी फिर उन्हें भूलती जा रही होती है, तो आपकी बुक को थ्योरी पहले आप कंप्लीट करें, बुक कंप्लीट करें, उसके बाद असाइनमेंट की तरफ जाएँ और उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि अच्छा ऐसे इन्होंने टेस्ट किया हुआ है। सर स्नैन की असाइनमेंट कर लेनी चाहिए अगर आपके पास टाइम है, तो मैंने नहीं की थी तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना है तो आप उसको बेशक कर लीजिएगा। असाइनमेंट को पहले आपको बुक तैयार होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स के पेपर में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा टेस्ट किए हुए थे तो आपको बुक की थ्योरी बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए।